हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट टाइम बेटा हमने डिस्कशन किया था अबाउट द मैथमेटिकल टूल, और इन मैथमेटिकल टूल्स में आपने अलजेब्रा से स्टार्ट किया, फाइनली आपने ग्राफ पढ़ी, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, देन फाइनली आप कैलकुलस में आपने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन किया। बेटा जहाँ तक बात मैथमेटिकल टूल्स की आती है तो हमें मैथमेटिकल टूल्स को सिर्फ इतना समझना था कि हमारे लिए ये काम की चीज़ है। काम की चीज़ इन दैट सेंस कि हम इतना ध्यान रखें कि ये हमें कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किस तरह से मदद करेंगे। कुछ बेसिक फॉर्मूले थे, वो आपने साथ साथ अपने नोटबुक में भी नोट किए होंगे। आई होप आप साथ साथ अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड बेटा ये सिर्फ चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपने आसपास कितनी फिजिक्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है, और ये समझ लीजिए आपके आने वाले साल का या आने वाली फिजिक्स का एज अ ब्लूप्रिंट है, जिसमें आप टाइप्स ऑफ फिजिक्स पढ़ोगे, कुछ साइंटिस्ट्स के बारे में पढ़ोगे, कुछ कंजर्वेशन लॉज पढ़ोगे, कि डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस पढ़ोगे। तो जहां तक बात करने की है, नोट करने की है, तो बेटा मेन जो पॉइंट्स हैं वो साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा, उतना नोट करिए, क्योंकि इसके बाद जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे तो वहां से हमारे लिए कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी आप ऐसे ग्रांटेड ना लें, क्योंकि यहाँ भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर हैं और एनसीईआरटी एक्सट्रैक्टेड चीज़ें हैं, ये तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? तो यहाँ से क्वेश्चन का जवाब मिलता है कि फिजिक्स ना साइंस की वो ब्रांच है। बेसिकली आपने 10th में पढ़ा है साइंस में आपने फिजिक्स भी पढ़ी, केमिस्ट्री भी पढ़ी एंड बायोलॉजी भी पढ़ी। अब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो को डिफरेंट इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं। तो इट इज बेसिकली कम्स आउट फ्रॉम द साइंस जो डील करता है नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन अराउंड अस। हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे आसपास जो चीजें हैं, उन चीजों से रिलेटेड डील करता है। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे लूं तो आप अपने आसपास कुछ भी हो रहा है, समथिंग इज हैपनिंग अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल आपके फैन चल रहा है, एयर कंडीशन चल रहा है, या फिर आपके अपने आसपास रेफ्रिजरेटर देख रहे हो, या फिर टीवी स्क्रीन देख रहे हो, या इवन आपका मोबाइल भी है। उस मोबाइल का भी जो बेसिक मैकेनिज्म है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू द फिजिक्स, राइट? आई होप क्लियर होगा। ओके, नाउ कम्स टू द स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट की बात करते हैं तो बेटा यहाँ पर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि हम फिजिक्स को कितने बड़े तौर पर कितने हिस्सों में पढ़ सकते हैं और इनके क्या क्या एडवांटेजेस है, कितना हिस्सा हम कितने डेप्थ पे इन डेप्थ डील करने वाले। क्वेश्चन आता है मैक्रोस्कोपिक स्केल। अब आता है माइक्रोस्कोपिक। देखिए मैक्रो और माइक्रो जहां फिजिक्स की बात आती है, मैक्रो और माइक्रो डोमेन, तो यहाँ इंक्लूड करता है, मैं मैक्रो फिजिक्स को ले लेता हूँ। मैक्रो मतलब मैक्रो डोमेन को। मैक्रो डोमेन का मतलब हम जब लार्जर स्केल पर जब किसी चीज की बात करते हैं तो वो मैक्रो फिजिक्स का ही पार्ट आता है। जहां तक बात आती है व्हाट इज मतलब लार्जर स्केल का मतलब आप क्या समझे? लार्जर स्केल का मतलब बेटा सीधा है, जो चीजें आपके लैब में परफॉर्म होती हैं उसको आप देख सकते हैं। जो आप टेरेस्ट्रियल मतलब जो आप प्लेनेटरी मॉडल या प्लेनेट्स के बारे में जो आप देख सकते हैं, जैसे सनराइज, आप इसी तरह से स्टार्स देख सकते हैं, उनके डिस्टेंसेस के स्केल्स को अगर आप देखा जाए तो वो मैक्रोस्कोपिक पर बात करेंगे। अगर हम सीधा इसको बहुत शॉर्ट शब्दों में यानी लिमिटेड वर्ड्स में कंसाइज करें तो हम जो नेकेड आई से जो चीजें ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं दैट इज काइंड ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल स्केल्स या लार्जर स्केल कहलाता है। अब हम बात करेंगे बेटा माइक्रोस्कोपिक डोमेन। माइक्रो मतलब बहुत छोटे लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे मतलब एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल मतलब मॉलिक्यूलर मतलब न्यूक्लियर का मतलब इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी बहुत छोटे डिस्टेंसेस हो गए हैं। अभी देखिए इसके बाद हम अगर बात करें तो इसके बाद भी हमारे पास तीसरे तरह का एक डोमेन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम बोलते हैं मीजोस्कोपिक डोमेन। मतलब however a recent third domain of interest between the macro and micro that is called mesoskopic। mesoskopic के बारे में हम देखिए क्या जानते हैं। mesoskopic के बारे में इतना जानते हैं कि अगर हम किसी एटम के 1/10 या 1/100 या 1/1000 यानी सोचो कितना छोटा स्केल हो गया, उस स्केल को हम मीजोस्कोपिक कहते हैं और उस डोमेन को मीजोस्कोपिक डोमेन कहते हैं। डोमेन का सिंपल वर्ड अगर हम एक्सक्लूजन मतलब निकालें तो मतलब ये हमारी वैरायटी है कि हम फिजिक्स को कितने तरह से कितने हिस्सों में बांट देते हैं।
लेकिन क्वेश्चन आता है हम कितनी कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे, आइए उस पे हम डिस्कशन करते हैं। तो पहला ही पार्ट आता है बेटा आपके पास क्लासिकल फिजिक्स। तो देखिए यहां मैंने क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बताया है, इट इज अ स्टडी ऑफ मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मैक्रोस्कोपिक फिनोमेनन, मतलब हमारे आसपास जो कुछ हो रहा है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स का नाम दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखो ये दो बच्चे हैं झूल रहे हैं और ये फलक्रम है, यानी इस तरह का मूवमेंट है कि बच्चा बैलेंस होगा तो ये बैलेंस दिखेगा, है ना। इस तरह से आप जब पुलिस को देखते हैं अपने आसपास, दैट इज ऑल्सो क्लासिकल फिजिक्स। आप अपने आसपास जो भी फिनोमेनन अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व करते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। कीप इन माइंड क्लासिकल फिजिक्स हमारे लिए बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है। क्यों? क्योंकि हम इस पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे कि एक 11th क्लास का एक बड़ा पार्ट क्लासिकल फिजिक्स में जुड़ने वाला है, जिसको हम न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। यानी इसमें न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पढ़ोगे, वर्क एनर्जी पावर पढ़ोगे बेटा आप। फिर एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है जिसको रोटेशनल मोशन कहते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है वो। तो कहने का मतलब क्लासिकल फिजिक्स के बारे में, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ रिजिड बॉडी ये बेसिकली बेटा टेक्निकल टर्म्स है जो हम सिलेबस कवर करेंगे, देन आप बहुत अच्छे से इनके बारे में जानोगे। तो अभी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हमने क्या पता लगा, हमने लगाया कि पता जो हमारे आसपास कुछ हो रहा है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स का एक पार्ट है जिसको हम नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज काइंड ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहीं ना कहीं मोशन से भी रिलेटेड है। आइए बेटा इसके बाद आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसके बारे में आपने ऑलरेडी जाना है, क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या। जब हम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन को जोड़ देते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हालांकि अभी 10th क्लास से पढ़ के हैं तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जनरेटर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, इंडक्शन प्रोसेस के थ्रू आपने पढ़ा था, है ना। जब मैग्नेटिक फील्ड में कोई चीज घूमती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बनता है और वो करंट देता है। तो उसको हम डिटेल्ड से पढ़ेंगे 12th क्लास में। लेकिन मैं अभी फिजिक्स के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हम ऑल एंड ऑल फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं जितना हमसे डील होने वाला है। ओके तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी फिजिक्स की वो ब्रांच है जहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में आपस में एसोसिएट कर दिया जाता है। आइए बेटा इसके बाद आता है हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब है बेटा टेम्परेचर, डायनेमिक्स का मतलब है मोशन। लेकिन हम इसको बहुत सिंपल से वर्ड्स में समझें तो थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक इक्विलिब्रियम, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ योर डिफिकल्ट एंड डिफरेंट टर्म। हम इसको पढ़ेंगे टेम्परेचर के सेंस में बेटा, हम इसको पढ़ेंगे एंट्रोपी, एंट्रोपी आप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हो, रैंडमनेस होती किसी बॉडी की। एनीवे और सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो बेटा आप इसमें हीट इंजन पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे इसमें आप? हीट इंजन पढ़ोगे। इसमें आप पढ़ोगे रेफ्रिजरेटर्स क्या है, रेफ्रिजरेटर का बेसिक कंसेप्ट क्या है, रेफ्रिजरेटर किस तरह से इस्तेमाल होते हैं, क्या इसके पीछे एक्सप्लेनेशन है, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो कहने का मतलब 11th क्लास में आप इस तरह की चीजें भी पढ़ने वाले हो। ओके इसके बाद बेटा ऑप्टिक्स है, ये एक 12वीं क्लास यानी 12th क्लास का टॉपिक है। लेकिन जहां तक बात ऑप्टिक्स की आती है तो 10th क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ी है, स्टडी ऑफ फेनोमेनन कनेक्टेड टू द लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, लाइट जा रही है और 7 कलर्स में बट रही है, यानी डिस्पर्जन आप सब लोगों ने पढ़ा है, प्रिज्म। इसी का एक्सटेंशन पढ़ने वाले हो आप फिजिक्स में। बेटा देखिए अभी भी मैं आपको बहुत क्लियर एक सिंपल सी बात बता दूं, जो आपने पढ़ा है ना आप उसी का एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं, बहुत सिंपल। हाँ थर्मोडायनेमिक्स जैसे कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जो हमारे पास ऑफर हो जाएंगी, छोटी छोटी ब्रांचेस जो हमारे लिए नहीं आ जाएंगी, बट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है ना। तो ऐसा कोई घबराने वाला चैप्टर नहीं है कि कोई घबराने वाला नहीं, बस साथ साथ कनेक्टेड रहिए और आपने जो जो चीजें पहले पढ़ी है ना उसी का हम एक्सटेंशन पढ़ने वाले हैं। ये तो हुई हमारी बात मैक्रोफिजिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं क्वांटम थ्योरी की। क्वांटम थ्योरी मतलब क्वांटम थ्योरी ये कहता है, एक्सप्लेन करता है बेटा माइक्रोस्कोपिक फिनोमेनन एज क्लासिकल कैन नॉट एक्सप्लेन एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल, जस्ट लाइक एटम्स और न्यूक्लियाई के बारे में। मतलब बेटा अब क्या है कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है हम नहीं जानते, क्योंकि हम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। लेकिन हमारी एक ब्रांच उसको स्टडी करती है जिसको हम क्वांटम थ्योरी बोलते हैं, राइट। उसको हम क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। प्रोबेबली 12th क्लास नहीं, 12th क्लास के बाद जब आप जाएंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच होने वाली है। यानी आप समझ के देखिए ये जो ब्रांच है ये सबसे बड़ा रिसर्च का टॉपिक है आने वाले टाइम में। आज के डेट में जो सबसे 99% रिसर्च हो रही है बेटा वो इसी थ्योरी के बेस पर हो रही है, क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पर हो रही है,
राइट। तो जब देखिए बेसिकली बेटा हमारा जो अपग्रेडेशन है वो धीरे धीरे होगा। हम पहले क्लासिकल पढ़ेंगे, फिर क्लासिकल के बाद थोड़ा सब क्लासिकल में, सेमी क्लासिकल में जाएंगे, यानी उसके बाद थोड़ा और हम थोड़ा एडवांस पढ़ेंगे, फिर माइक्रो पढ़ेंगे, देन फिर क्वांटम आ जाती है ना, हायर क्लासेस में जाएंगे। तो बेसिकली क्वांटम थ्योरी ये समझ लीजिए आज की डेट में सबसे हॉट एंड हैपनिंग पार्ट है, लेकिन इसके लिए हमें पहले क्लासिकल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। ओके, आइए बेटा अब हम बात कर लेते हैं, एक पॉइंट आता है जिसको हम फिजिक्स को टेक्नोलॉजी से जोड़ देते हैं, है ना। फिजिक्स का कैसे इस्तेमाल होता है टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के थ्रू। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप अपने आसपास भी देखिए फिजिक्स हमारे किस तरह से हेल्प कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आप समझ सकते हो हमारी किस हद तक आप लोगों की एज ए बीइंग अ स्टूडेंट आपकी किस तरह से हेल्प कर रहा है टेक्नोलॉजी, राइट। तो यहाँ कहता है कि इनिशियली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और 18th सेंचुरी में, जिसने बहुत ग्रेट इम्पैक्ट दिखाया ह्यूमन सिविलाइजेशन में। अर्लियर लोअर क्लासेस में बेटा आपने पढ़ा है किस तरह से व्हील एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था व्हील ने, यानी एक सिविलाइज्ड करने में या चीजों को आसान बनाने में। आज की डेट में अगर आप बात करें तो वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स इन सो मेनी है, यानी आज की डेट में जिस तरह से कैलेंडर बदलता है, जिस तरह से डेट्स बदलती है, जिस तरह से डे चेंज होता है, उसी तरह से बेटा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, राइट। तो फिजिक्स का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर। ओके, देखिए अब यहाँ पर कुछ मैंने आपकी बुक से ही, एनसीईआरटी से ही कुछ चीजें एक्सट्रैक्ट की है। ये कुछ साइंटिस्ट हैं, फेमस साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग कंट्रीज से बिलोंग करते हैं। मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम लिए हैं, बाकी साइंटिस्ट के नाम और उनको आप अपनी नोटबुक में लिखोगे। देखो बेटा आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बाइंसी दिया था इन्होंने, ग्रीस के थे ये। गैलीलियो गैलीलियाई, इजैक न्यूटन, इनके बारे में तो बहुत, फैराडे के बारे में आपने खूब पढ़ा है। यहाँ इंडियन साइंटिस्ट थे बेटा जेसी बॉस, यानी इन्होंने क्वांटम फिजिक्स में बहुत काम किया और हम यानी इनकी जो बुक्स हैं ये लेटर ऑन पढ़ी जाती है या हायर क्लासेस में पढ़ी जाती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, शायद आपने 9th-10th में कभी नाम सुना हो जब आप स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं, उसमें जो बोस है वो ये है। इन्होंने आइंस्टीन के साथ मिलकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं फिजिक्स को, राइट। तो अब आपके लिए कुछ छोटा सा काम है, अपनी नोटबुक में जो आपके पास एनसीईआरटी है बेटा उसमें कुछ फिजिक्स से रिलेटेड नेम उन फिजिसिस्ट के, उनके मेजर कंट्रीब्यूशंस क्या थे और उनकी कंट्री क्या थी। ये इसलिए नहीं कि ये कोई कंपटीशन में कवर होगा, नहीं बेटा, ये आपको बीइंग अ साइंस स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कुछ मैंने किए हैं और यहाँ पर सोर्स है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है, तो आप उसको चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। ओके, आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। आप अपने आसपास ना फोर्सेस से घिरे हुए हो, मतलब आपको कोई पकड़ के खींच रहा है, मतलब आपके ऊपर किसी ने मान लो आपको हाथ से पकड़ के खींचे, मतलब वो आपके साथ एक सर्टेन फोर्स लगा रहा है, हम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, राइट। तो बेटा फोर्स के बारे में हम डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन में। लेकिन आज क्या है, आज हमारा जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, आसपास हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो पहला जो फोर्स आता है दिस इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द एनी टू बॉडीज, any two objects by the virtue of their masses। मतलब ये बात आपने 9th क्लास में पढ़ी है ना। आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है टीचर्स के साथ कि ग्रेविटेशनल फोर्स किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लगने वाला फोर्स है। ये यूनिवर्स में हर दो एग्जिस्टिंग बॉडीज के बीच में लगता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूनिवर्सल फोर्स पड़ा। हमारा जो अर्थ है वो इसी फोर्स की वजह से बैलेंस्ड है। न्यूटन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, एप्पल वाली कंडीशन भी आपको पता है, और उन्होंने एप्पल वाली जो कहानी भी शायद आपको पता होगा बेटा। ये जो डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटेशन की लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी, क्योंकि उस टाइम पे न्यूटन साहब अपने घर गए हुए थे, उसी टाइम पे इसी तरह की सिचुएशन थी, है ना। और उस टाइम पर इनको घर भेज दिया गया था, यूनिवर्सिटीज ऑफ थी, उस टाइम पर इन्होंने अपने घर पे ऑब्जर्व किया कुछ इस तरह की हैपनिंग, और देखो किस तरह की हमें आज की डेट में एक नया कंसेप्ट मिल गया था। आइए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड जो फोर्स है हमारा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बेटा जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उन स्टेटमेंट्स को, उन वर्ड्स को सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, बहुत ज्यादा डेप्थ और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात हम 12th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये बेटा फोर्स है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है, उस तरह के मोशन, उस तरह के फोर्सेस को जो पढ़ता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बोलते हैं, राइट। यानी जो चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में चलते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा रहा होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कहते हैं।
अल्टीमेटली आपको इसको हल्का फुल्का ब्रीफ इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें हम लेटर ऑन डिस्कस करने वाले हैं, यानी हायर क्लासेस में। आइए बेटा, अब हम बात करते हैं, एक नया पार्ट है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में अट्रैक्शन है? अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। किस किस के बीच में है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अच्छा, प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं? प्रोटॉन्स कहाँ रहते हैं बेटा? प्रोटॉन्स रहते हैं न्यूक्लियस में, बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन्स भी कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस में। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है। ओके, अब पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में अराइज होता है, सर प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज है लेकिन न्यूट्रॉन्स पे क्या है? न्यूट्रल है न्यूट्रॉन्स। तो इनके बीच में फोर्स कैसे लगे? यस बेटा, ये न्यूक्लियर फोर्स की कहानी है, राइट, जिसको आप एक स्पेशल ब्रांच बना रखी है जिसको न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। तो फाइनली आप न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ने वाले हो कि ये किस तरह से एक दूसरे का अफेक्ट करेंगे, और न्यूक्लियर फिजिक्स 12th क्लास का एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, राइट। वहां आपको पता लगेगा प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी सेम फोर्स लगता है। ये नहीं, चार्ज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं। और लास्ट का जो पार्ट है उसको बोलते हैं क्वार्क, यानी इसको हिग्स बोसोन का नाम दिया गया बेटा, इसको गोल्ड पार्टिकल का नाम दिया है। जो बच्चे पढ़ने में बड़े अच्छे रहते हैं, मतलब जो जिनको रीडिंग की अच्छी है बेटे, दे यूज टू टाइप, गूगल पे टाइप करें बेटा LHC, लार्ज हाइड्रोजन क्लोराइड, जो अब तक का सबसे महंगा एक्सपेरिमेंट है। स्विस बॉर्डर पर एक्सपेरिमेंट भी किया गया सर्न पर। तो LHC टाइप करें और उसके बारे में अच्छे से डिटेल निकालें, एंड देन आपको पता लगेगा कि हम क्वार्क क्या कह रहे हैं। क्वार्क एक बहुत छोटा सा पार्ट है, एक पार्टिकल है, वो किसी न्यूक्लियस के अंदर का बना हुआ पार्टिकल है। यानी कि हमारी जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन होना है, यानी बिग बैंग थ्योरी कहती है कि हम एक पॉइंट से निकले और एक्सपेंशन होकर एक बड़ा यूनिवर्स बन गया। तो उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा रहा है और इस तरह से पता लगाया जा रहा है कि सबसे छोटा एग्जिस्टिंग पार्टिकल क्या है। यानी आने वाले टाइम में बहुत कुछ एक्सप्लोर होने वाला है। तो अभी की डेट में क्वार्क एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है। जो क्यूरियोसिटी के साथ पढ़ते हैं वो LHC टाइप करें और पढ़ के देखें बेटा, बहुत सारी नई टेक्निकल टर्म्स होंगी, बट एट लीस्ट यू डेफिनेटली हैव सम नॉलेज अबाउट इट। लेकिन ध्यान रहे बेटा, यहाँ जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि आपको ये पता लगे कि हमारी साइंस में इस तरह की चीजें हैं, वो हम जब टाइम आएगा तो टाइम टू टाइम उन चीजों को अपग्रेड करेंगे, राइट। बाकी हमारा जो क्लासिकल फिजिक्स है वो 11th क्लास का मेन कंटेंट होने वाला है। ये बोहर का लिथियम एटम था जिसमें ये बताया था इन्होंने, न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, इस तरह का कंसेप्ट था। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा वीक न्यूक्लियर फोर्सेस की। यहां से दिखाया गया वीक न्यूक्लियर फोर्सेस कब बनते हैं बेटा, जब कभी बीटा डिके होता है। रेडियो आइसोटॉप्स आपने कभी पढ़े हो शायद 9th क्लास में। तो यहाँ कहता है कोई न्यूक्लियर प्रोसेस सर्टेन, उसमें बीटा डिके होता है। बीटा डिके मतलब अल्फा बीटा एंड गामा डिके होता है। रेडियो एक्टिविटी बेसिकली आपने कभी पढ़ा हो, यानी आपने हेनरी बेक्यूरेल की स्टोरी कभी पढ़ी हो, पेरी क्यूरी एंड ऑल इनकी पढ़ी हो। तो उसमें क्या होता है, हर न्यूक्लियस की ना एक सर्टेन एबिलिटी होती है। यानी जब कोई न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो क्या बन जाता है बेटा, वो अपना डिसइंटीग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है। डिसइंटीग्रेशन मतलब अपने आप को डिसइंटीग्रेट करना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता है। अब क्वेश्चन आता है अपने आप को रिड्यूस क्यों करेगा, क्योंकि उसके न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड करके रखते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, और उन फोर्सेस की वजह से एक सर्टेन एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम बीटा पार्टिकल कहते हैं, राइट। लेकिन ये आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। वहीं से एक पार्टिकल निकलता है जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूट्रिनो। ये बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, पॉली। इन्होंने मतलब मॉडर्न फिजिक्स को बहुत हद तक बदल दिया। और यहाँ पर बीटा और गामा पार्टिकल निकले। 1H3 है हाइड्रोजन का, ट्रिटियम बोलते हैं, 1H3 ट्रिटियम बोलते हैं इसको, 2H3 यानी हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है। बीटा और गामा पार्टिकल निकल के ये लेटर ऑन कभी जब न्यूक्लियर फिजिक्स को 12वीं क्लास में यानी 12th क्लास में आप पढ़ोगे, देन उसको आप बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हो। ओके बेटा, तो यहाँ पर मैंने एक टेबल है जो कि NCERT से ही एक्सट्रैक्टेड है आपकी, और इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि कुछ अलग अलग तरह के फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, सभी बॉडीज पर लगते हैं बेटा, ये हर तरह की बॉडीज पर लगने वाले फोर्स है। ओके, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस है, देखो यहाँ पर 10⁻⁻39 स्ट्रेंथ है ये, यानी इतना बहुत छोटी रेंज तक का, मतलब बहुत 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 हल्का फोर्स होता है। आप इस तरह से रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब समझो, मतलब अगर किन्हीं दो बॉडीज के बीच में लग रही हैं तो ये बहुत दूर तक लग सकता है, और बहुत बहुत हल्का फोर्स होता है, बहुत छोटा फोर्स होता है ना, बहुत स्मॉलर रेंज, बहुत स्मॉल यूनिट का फोर्स कह सकते हैं आप इसको, है ना। और भी अगर एग्जैक्टली अगर मैं बात करना चाहूँ तो हम ये कह सकते हैं कि
सबसे वीकेस्ट फोर्स है, यूनिवर्स का सबसे वीकेस्ट फोर्स है बेटा ग्रेविटेशन फोर्स। और एक इंटरेस्टिंग बात अब अगर आपको बताई जाए कि इस वीकेस्ट फोर्स ने इस यूनिवर्स को बाइंड करके रखा है, यानी आप जो देख रहे हो आपके सन, यूनिवर्स, पूरी यूनिवर्स को इसने होल्ड करके रखा है ग्रेविटेशन फोर्स ने। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्सेस आते हैं। ये क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को बांधते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस बेटा चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस जो सबसे शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स है, यानी न्यूक्लियस के अंदर अंदर रहता है, न्यूक्लियस के बाहर इसकी वैल्यू नहीं है। अब आप इसको इस ऑर्डर में समझें, अगर न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 1 है तो ये 1/100 है, ये 1/10⁻13 यानी 1/1 डिवाइडेड बाई 10⁻13। सोचो कितना छोटा हो गया होगा। और ये कितना है, 1/10⁻39, यानी कितना छोटा हो गया होगा, बहुत छोटा। तो आप सबसे स्ट्रॉन्ग किसको बताएंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग किसको बताएंगे आप, न्यूक्लियर को। फिर आप किसको बताएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को। फिर किसको बताएंगे आप, वीक न्यूक्लियर को। फिर किसको बताएंगे आप, ग्रेविटेशनल फोर्स को। यानी आप ये कहें कि सबसे वीकेस्ट कौन है, ग्रेविटेशनल। फिर कौन, उससे स्ट्रॉन्ग कौन, वीक न्यूक्लियर, बिल्कुल ठीक है। उससे स्ट्रॉन्ग कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बिल्कुल ठीक है। उससे स्ट्रॉन्ग कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो आप के लिए अब होमवर्क हो गया ये, आप इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करेंगे इनकी फोर्सेस की रेंज को। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखिए शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत जब पढ़ा होगा तो यूनिफिकेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। अब क्वेश्चन आता है यूनिफिकेशन वर्ड का रियल मतलब क्या है। यूनिफिकेशन का मतलब है हमारे आसपास जो चीजें दिखती हैं वो एक जैसी हों, यानी आप किसी चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट कर दें, उसको हम यूनिफिकेशन कहते हैं। तो यूनिफिकेशन क्या कहता है, यहां कहता है इट there have been the physicists who have tried to combine a few and above fundamental forces, they are listed below. Okay, अब आप उसको सिंपल वर्ड्स में समझें। सिंपल वर्ड्स में समझें कि एक इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाला सिर्फ एक फोर्स है, ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसी कोई थ्योरी बनाना चाहते हैं, राइट। स्टीफन हॉकिंग्स का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, है ना। स्टीफन हॉकिंग्स, उन स्टीफन हॉकिंग्स का मानना यह था कि ये पूरे वर्ल्ड, पूरी यूनिवर्स यूनिफाइड है, यानी बहुत जल्दी ही फिजिक्स में वो लॉज भी जल्दी ही रिवील होने वाले हैं, जल्दी ही कोई ना कोई उनको डिस्क्लोज करने वाला है कि ये पूरा वर्ल्ड यूनिफाइड है। यूनिफाइड का मतलब समझ रहे हो, एक ही तरह के फोर्स से मिलके बंधा हुआ है। अच्छा, अभी तक आपने जो फोर्सेस पढ़े हैं, चलो छोड़ो, 9th क्लास की बात कर लेते हैं बेटा, है ना। फ्रिक्शन के बारे में आपने थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, फिर हमने, है ना, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दिया मैंने, फिर मैंने न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में आइडिया। उन्होंने ये कहा ये सब ना फोर्सेस एक ही तरह के फोर्सेस हैं, यानी इस कंसेप्ट को यूनिफिकेशन कहा जाता है। देखिए यहां पर टाइम टू टाइम कुछ साइंटिस्ट ने अपने अपने कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किए हैं। उन्होंने देखिए क्या कहा, यूनिफिकेशन लॉ कहता है कि इजैक न्यूटन ने यूनिफाइड सेलेस्टियल और टेरेस्ट्रियल मैकेनिक्स के बारे में बताया। देखिए बेटा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये यहां कह रहा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और छोटी जो बॉडीज हैं उनके बारे में जो एक्सप्लेन करता है, उन लॉज को आपस में कंबाइन किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने सजेशन दिया था। लॉ ऑफ अचीवमेंट, यानी इन्होंने अपने कंसिडरेशन में ये बताया कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के साथ साथ कोई दूसरा कंसेप्ट भी आता है जिसको हम कोलम्स लॉ जानते हैं। यहां पर मैंने कुछ अलग अलग तरह के कुछ अलग अलग हिस्से लिखे हैं। 1820 और 1830 में यूनिफाइड इलेक्ट्रिक और ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। और बिलीव करिए ये जो कंसेप्ट है, इन्होंने नए दरवाजे खोल दिए थे फिजिक्स के लिए। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी जिसको जनरेटर के थ्रू आपने पढ़ा है। ओके, इसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल आए। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इनकी, ऑल टाइम फेवरेट डिस्कवरी रही है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके थ्रू आप इंटरनेट चलाते हैं, जिसके थ्रू रेडियो चलाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया गया था और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। ओके, तो देखिए यहां पर कुछ अलग अलग तरह की डिस्कवरीज हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत अपनी बुक से भी कुछ लिखा हुआ है उसमें से नोट डाउन कर लेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ आपको ये यूनिफाइड लॉज के बारे में पता होना चाहिए कि किन्हीं दो लॉज को आपस में जोड़कर एक लॉ के जैसा बना देना, सिमिलरिटी बना लेना, उसको हम यूनिफिकेशन कह देते हैं, राइट। ओके,
अब यहां देखिए कंजर्व्ड क्वांटिटीज क्या है। यहां पर देखिए बेटा मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं। कंजर्वेशन लॉज का मतलब आपको शायद पता होगा। कंजर्वेशन लॉज का मतलब है कि जो चीज फिक्स रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 2000 रुपीज है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल 2000, मेरे पास ओनली 2000 रुपीज है और मैं उस 2000 में से 1000 रुपीज आपको दे देता हूं, राइट। अभी मेरे पास कितने हैं? 1000, केवल 1000 है। लेकिन हम दोनों के पास कितने हैं? अभी भी 2000 ही है, क्योंकि आपके पास पहले 0 था। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब जो टर्म्स, जो फिजिकल क्वांटिटीज जो कभी ना बनती है ना कभी डिस्ट्रॉय होती है, बस ट्रांसफर होती रहती है, ये चीजें आपने अर्लियर भी पढ़ी है, उसको हम कंजर्व्ड क्वांटिटीज कहते हैं। यानी जो समय के साथ कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर अ बॉडी अंडर द एक्सटर्नल फोर्स हैविंग द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ओवर द टाइम बट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। बेटा ये 9th क्लास का एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है, जिसमें आपने जाना है कि जब आप किसी बॉल को एक सर्टेन हाइट से छोड़ते हो, रिलीज करते हो, तो उसके अंदर इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी होती है। देखिए यहां पर आपको कुछ दिखेगा भी, इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है और धीरे धीरे जैसे ही वो गिरती है, यहां पर कहता है बॉल इन फॉलिंग टू द ग्राउंड हैज द सेम पोटेंशियल एनर्जी एंड जीरो काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे 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 घटती चली जाती है और काइनेटिक में बदल जाती है। और जब ग्राउंड पे टकराता है तो बेटा उसकी एनर्जी यानी उसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, अलग अलग हिस्सों में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, इसी तरह के बेटा हम कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं कुछ, और ये कंजर्वेशन लॉज क्या कहते हैं? ये इनिशियली हाइपोथेटिकल बेस्ड ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट थे विच कैन नॉट बी प्रूव्ड। दीज आर वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट। अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इनको प्रूव किया जा सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला जो लॉ है बेटा वो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए क्या कहता है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि अगर आपने किसी बॉडी को सर्टेन हाइट पर रखा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर वो जाता है नीचे टकराता है तो उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी प्लस, टकराएगा तो काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस हीट एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी। अल्टीमेटली ये कह सकते हैं आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को आपने काइनेटिक और हीट में कन्वर्ट कर दिया। आई होप क्लियर होगी ये बात आपको। यानी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, सिर्फ हुआ क्या बेटा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई बहुत इजीली। ओके, अब देखिए यहां एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये कहता है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, आपने पढ़ा है ये मास, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है बेटा कि मास कभी ना बनता है ना कभी टूटता है, मतलब हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जब भी आप केमिकल रिएक्शन अपने आसपास देखते हैं, वो क्या होता है, वो क्या करता है, वो किसी चीज में डिसॉल्व हो जाता है, या तो एनर्जी रिलीज कर देगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कुछ इस तरह से, राइट। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मास ना एक फिजिक्स के सेंस से देखा जाए तो थोड़ा सा वेरी कर जाता है। क्वेश्चन आता है कैसे? कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी मास और मास एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। ये आप 12th क्लास में जाके पढ़ोगे, हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन है बेटा आने वाले टॉपिक्स में, यानी आने वाले वर्क एनर्जी पावर में हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन होगा इसका। अब देखिए ये बात भी आपने 9th क्लास में पढ़ी है बहुत अच्छे से, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जिस मोमेंटम से बुलेट आगे जाएगी एग्जैक्टली सेम मोमेंटम से बेटा, सेम मोमेंटम से क्या वो कौन पीछे आएगा? गन पीछे आएगा। इसको कहते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखिए इन चीजों को ना मैं ग्राफ्स या डायग्राम्स के थ्रू समझा रहा हूं, क्योंकि इन चीजों को बहुत फाइन डिटेल से बहुत डीपली आप पढ़ने वाले उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के साथ, राइट। ओके, तो बेटा देखिए ये आपके लिए एक बहुत नई, बिल्कुल नई चीज है जिसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में हमारे लिए क्या है? देखिए ये समरसोल्ट परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, समरसोल्ट होता क्या है? जब भी कोई डाइवर अपने उस स्टैंड पर खड़ा होता है और अपने आप को क्या करता है, एक बार प्रेस करता है, देन ऊपर लिफ्ट करता है, फिर प्रेस करता है, फिर नीचे, और कुछ इस तरह से अपनी बॉडी को कर्ल करता हुआ एंड फाइनली एंटर करता है। तो क्वेश्चन आता है वो ऐसा क्यों करता है? इसलिए कर्ल करता है ताकि उस बॉडी का मोमेंटम मिल जाए। अब मोमेंटम को ना आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि उस बॉडी का मोशन मिल जाए, उसको मोशन को आप इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि उसको कहीं ना कहीं उसकी स्पीड बढ़ जाए, उसको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। और हाँ बेटा, ये जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ये आप अपने 5th यूनिट में पढ़ने वाले हो, जिसको सिस्टम ऑफ पार्टिकल कहते हैं, बहुत डिटेल से। देखिए इसी तरह से एक पर्सन है,
ये किसी रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, जब भी ये अपनी हाथों को खोलता है तो उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, और जब ये अपने हाथों को फोल्ड करता है तो फिर से बढ़ जाती है। चलिए आप लोगों के लिए एक छोटा सा इलिस्ट्रेशन भी है। ध्यान रखें इस एक्सपेरिमेंट को, इस एक्टिविटी को करते वक्त अपनी बॉडी का खास तौर पे ध्यान रखें, इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हो, अपने हाथ में कोई हैवी चीजें पकड़ें, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो बंडल, अगर डंबल, या फिर अगर आपके पास ईंटें हो या कोई इस तरह की कोई हैवी ऑब्जेक्ट हो, और किसी को कहीं थोड़ा सा हल्का सा फोर्स लगाएं, तो जब आप घूमेंगे चारों तरफ तो आप देखेंगे आप अपने हाथों को फोल्ड करेंगे और खोलेंगे तो आपकी स्पीड में चेंज आएगा। उसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, राइट। आई होप एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लॉ आपको क्लियर हुआ होगा। बेटा ये हमारा पहला चैप्टर था जिसमें आपने ये जाना कि हम किस किस तरह से अपने बेसिक कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। देखिए फिजिक्स के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि आप अपनी इमेजिनेशन जरूर खोल के रखिए। हम जो पढ़ेंगे इस पूरे मैकेनिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड पे बहुत ज्यादा चीजें सीखने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में आपके लिए होमवर्क ये है कि बेटा छोटी छोटी जो टर्म्स मैंने बताई हैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। साइंटिस्ट के नाम, इधर से रेन,